जो है ब्लैक डेथ के विषय में मैंने ये टॉपिक करा दिए थे। 7 पॉइंट मैंने इससे संबंधित, जैसे छठा और सातवां आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने कराया था। ये जो मेन टॉपिक का नाम है द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, ये सारा टॉपिक कल हुआ है। इसको लास्ट वाले पॉइंट को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। द कैटास्ट्रोफे कंबाइंड विद इकोनॉमिक क्राइसिस caused immense social dislocation, यानी इस तरह की जो परिस्थितियां थी, खास तौर पे जो आर्थिक संकट पैदा हो गया था, उसकी वजह से सामाजिक विस्थापन देखने को मिला। Depopulation resulted in a major shortage of labor, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के विस्थापन की वजह से बड़ी संख्या में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जनसंख्या के खत्म होने की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संकट रहा, अकाल के हालात रहे। दूसरी परिस्थिति, यहाँ पर प्लेग की महामारी फैली जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। इस वजह से यहाँ पर श्रम की, यानी जो परिश्रम करने वाले मजदूर हैं, उनकी कमी महसूस होने लगी। सीरियस इम्बैलेंसेस वर क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर, यहाँ पर उद्योगपतियों के बीच जो उत्पादन का काम करने वाले लोग होते थे और कृषि के क्षेत्र के अंदर, दोनों ही जगह पर असंतुलन की परिस्थितियां बीच में दिखाई देने लगी। बिकॉज देयर वर नॉट इनफ पीपल टू एंगेज इन द बोथ इक्वली, क्योंकि अब पर्याप्त संख्या में लोग नहीं थे जो दोनों जगह पर समान रूप से काम कर सके थे। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स ड्रॉप्ड एज देयर वर फीवर पीपल टू बाय, जो खाद्य कृषिगत जो उपज थी, उनकी जो कीमतें थी वो बहुत नीचे आ गई थी, क्योंकि बहुत ही कम लोग उनको खरीदने वाले रह गए थे। वेज रेट्स इंक्रीज बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर, particularly agricultural labor, rose in England by as much as 250% in the aftermath of the Black Death. काली मौत यानी ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी के फैलने की वजह से यहाँ पर जो वेज रेट्स, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वजन ढोने वाली जो गाड़ियां जाती थी, तो उनका जो किराया था, भाड़ा जो किराया था, वो बढ़ गया था। और यहाँ पर यह भी बताया गया है क्योंकि मजदूरों ने भी अपनी डिमांड बढ़ा दी, यानी वो भी अपना भाड़ा बढ़वाना चाहते थे। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल लेबर, जो खास तौर पर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर थे, उन्होंने अपनी विशेष रूप से मांग की कि उनका यानी दैन्य भत्ता बढ़ाया जाए। ये इंग्लैंड के अंदर इतनी तेजी से बढ़ा कि जितना पहले दैनिक भत्ता होता था, दैनिक भत्ता, वो 250% के मुताबिक ये बढ़ा है। सभी को 250% इजाफा इसमें देखने को मिला। द सर्वाइविंग लेबर फोर्स कुड नाउ डिमांड ट्वाइस देयर एयरलाइन वेजेस, और इस तरह से जो बचे हुए जो मजदूर थे, यानी जो इस तरह की काली मौत का शिकार नहीं हुए थे, तो उस समय ये देखने में आया कि उन्होंने अपना किराया पहले की अपेक्षा दुगना करके मांग लिया था। अब आता है सोशल अनरेस्ट, यानी सामाजिक असंतोष की परिस्थितियां। देखिए, इन बिकम द इनकम ऑफ लॉर्ड्स वाज दस बैडली हिट, इस दौरान लॉर्ड की जो आय थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। इट डिक्लाइंड एज एग्रीकल्चरल प्राइसेस कैम डाउन, यह इसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि कृषिगत जो उपज थी उसकी कीमत नीचे आ गई। वेजेस ऑफ लेबरर्स इंक्रीज, और इसके अलावा मजदूरों का जो भत्ता था वो बढ़ गया था। In desperation, they tried to give up the money contracts they had entered into and revive labor services. और यहाँ पर इस तरह का जो उनके बीच में समझौता था, मनी कॉन्ट्रैक्ट करते थे जो साहूकार लोग होते थे, तो उन्होंने अपने जो इस तरह के समझौता पत्र थे वो उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली, और इस तरह की जो श्रम सेवाएं उपलब्ध करवाते थे उनके लिए उन्होंने मना करना शुरू कर दिया। दिस वाज वॉलेंटली अपोज्ड बाय पीजेंट्स, और इस बात का किसानों के द्वारा हिंसात्मक दृष्टि से इसका विरोध किया गया। पर्टिकुलरली द बेटर एजुकेटेड एंड मोर प्रोस्पेरस वंस, और खास तौर पे ज्यादा अधिक अच्छे तरीके से पढ़े लिखे लोगों ने और जो धनवान लोग होते थे उन्होंने विशेष रूप से इसका विरोध किया। इन 1323 पीजेंट्स रिवोल्टेड इन फ्लैंडर्स, in 1358 in France and 1381 in England। यहाँ 1323 के अंदर किसानों ने फ्लैंडर्स में विद्रोह किया, 1358 में फ्रांस में, 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किया। किस बात के लिए? क्योंकि वो
टैक्स नहीं देना चाहते थे, इतना ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहते थे। These rebellions were ruthlessly crushed। हालांकि इस तरह के विद्रोहियों को निर्ममता से कुचला गया। It is significant that they occurred with most violent intensity in those areas which had experienced the prosperity of economic expansion। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने क्या किया, दे अकर्ड विद द मोस्ट वायलेंट इंटेंसिटी, कि इस दौरान यहाँ पर हिंसात्मक, बहुत अधिक हिंसात्मक बातें देखने को मिली इस क्षेत्र के अंदर। और यहाँ आर्थिक जो विस्तार की, जो समृद्धि के आर्थिक विस्तार को देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ए साइन दैट पीजेंट्स वर अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट द गेन्स दे हैड मेड इन द प्रीवियस सेंचुरीज। जो पहले की सदियों के दौरान किसानों ने जो लाभ कमाया था वे उसे उसके सुरक्षित बचाना चाहते थे, उनको उसका वो प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से बच जाए, उनके पास जो लाभ की स्थिति है वो उनके पास रह जाए। डिस्पाइट द सेवर रिप्रेशन, लेकिन फिर भी बहुत ही निर्ममता से दमन करने की वजह से द सीयर इंटेंसिटी ऑफ पीजेंट्स अपोजिशन एंश्योर्ड दैट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशंस कुड नॉट बी रीइम्पोज्ड। लेकिन किसानों को अब इतना आभास हो चुका था कि जो, क्योंकि विद्रोही विचारधारा समाज के अंदर मौजूद थी, उनको पता था कि जो पुरानी सामंतवादी व्यवस्था है वो दोबारा से उसको इम्पोज नहीं किया जा सकता, उसे लागू नहीं किया जा सकता। द मनी इकोनॉमी वाज टू फार एडवांस टू बी रिवर्स्ड। जो आर्थिक रूप से जो धन का बोलबाला था, वाज टू फार एडवांस टू बी रिवर्स्ड, वो कि उसको दोबारा से उस तरह की परिस्थितियों में उसे लुटाया नहीं जा सकता था। द मनी इकोनॉमी वाज टू फार एडवांस, यानी इस समय जो एक तरह से साख अर्थव्यवस्था कह सकते हैं आप इसको, या मुद्रा अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा एडवांस थी, हमें ये समझना है इसका मीनिंग। देयरफॉर दो द लॉर्ड सक्सीडेड इन द क्रशिंग द रिवोल्ट्स। हालांकि इस दौरान ये चीज देखने को मिली कि लॉर्ड इस चीज के अंदर, लॉर्ड्स के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी, लॉर्ड ने भी इस रिवोल्ट को क्रश करना ठीक समझा, या उसे वो पूरी तरह से उसका दमन कर रहे थे। द पीजेंट एंश्योर्ड दैट द फ्यूडल प्रिविलेजेस ऑफ earlier days could not be reinvented। लेकिन किसानों को इतना पक्का विश्वास था कि सामंती विशेषाधिकार अब दोबारा से लागू नहीं हो सकती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, 11th to 14th सेंचुरी के बीच की हैं। 11वीं से 14वीं सदी के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए 1066 नॉर्मेन्स डिफीट एंग्लो सैक्सन्स एंड कॉन्क्यूर इंग्लैंड। नॉर्मन नाम के एक, जो कि नॉर्मन के आर्क ड्यूक हुआ करते थे, उन्होंने एंग्लो सैक्सन को हराया, जो कि फ्रांस के शासक हुआ करते थे। नॉर्मन जो थे फ्रांस के शासक थे, और वो धीरे धीरे करके एंग्लो सैक्सन लोगों को उन्होंने हराया जो कि इंग्लैंड के अंदर मौजूद थे। एंड कॉन्क्यूर इंग्लैंड, और उन्होंने पूरे इंग्लैंड को ही जीत लिया। 1100 कैथीड्रल बीइंग बिल्ट इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर कैथीड्रलों का निर्माण किया गया। कैथीड्रल बड़े चर्च को कहा जाता है। 1315 से 17 में ग्रेट फेमाइन इन यूरोप। यूरोप के अंदर बहुत ही बड़ा अकाल देखने को मिला। इस दौरान समय से वर्षा नहीं हुई और सूखाग्रस्त परिस्थितियां बन गई, जिसकी वजह से फसल का उत्पादन बिल्कुल गिर गया। 1347 to 50 ब्लैक डेथ इस दौरान, क्योंकि यहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग का प्रचार प्रसार देखने को मिला, क्योंकि दूसरे कुछ अन्य देशों से, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप से चूहे जो हैं बड़े बड़े जहाजों के अंदर सामान के साथ में वहां पे पहुंच गए और उन्होंने इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा दिया। 1338 to 1461 100 years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर लगभग 100 वर्षीय युद्ध का काल इसे कहा जाता है। 1338 से 1461 तक चला है। 1381 में पीजेंट्स रिवोल्ट, यहाँ पे किसान विद्रोह 1381 के अंदर देखने को मिला इंग्लैंड के अंदर। पॉलिटिकल चेंजेस, यहाँ पे कुछ बदलावों की बात की गई है, राजनीतिक बदलावों की। कौन कौन से राजनीतिक बदलाव इस दौरान देखने को मिले? देखिए, डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल स्फीयर पैरेलल सोशल प्रोसेसेस। कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ कुछ राजनीतिक जो एक आयाम है उसके अंदर भी कुछ समानांतर तरीके से विकास होता चला गया। सामाजिक प्रक्रियाओं का विकास हुआ, कुछ राजनीतिक प्रक्रियाओं का विकास भी हुआ। इन 15th and 16th सेंचुरीज, यहाँ पर 15वीं से 16वीं सदी के दौरान यूरोपियन किंग्स स्ट्रेंथेंड देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर।
यूरोपीय शासकों ने अपनी सैन्य और वित्तीय शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, मजबूत बना लिया। द पावरफुल न्यू स्टेट्स दे क्रिएटेड वर एज सिग्निफिकेंट फॉर यूरोप। नए बने हुए जो राज्य हुए थे वे यूरोप के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। एज द इकोनॉमिक चेंजेस, क्योंकि आर्थिक बदलाव हो रहे थे, दैट वर अकरिंग, क्योंकि उस दौरान आर्थिक बदलाव सामने आए थे। हिस्टोरियंस हैव देयरफॉर कॉल्ड दीज किंग्स द न्यू मोनार्क्स। इतिहासकारों ने इन्हें न्यू मोनार्क्स की उपाधि दी है, नए शासक या नए सम्राट की उपाधि उन्होंने उन्हें दी, उन्हें ये कहकर पुकारा। लुइस 11th इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7th in England, and Isabel and Ferdinand in Spain were absolutely rulers who starts the process of organizing standing armies, a permanent bureaucracy, and national taxation, and in Spain and Portugal began to play a role in the Europe expansion overseas. यहाँ ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर लुइस 11th का शासन था उस समय, ऑस्ट्रिया के अंदर मैक्सिमिलियन का शासन था, और इंग्लैंड के अंदर हेनरी 7th का शासन था, और फर्डिनांड और इसाबेल का शासन था वो स्पेन के अंदर था। और ये सभी शासक क्या चाहते थे? स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टैंडिंग आर्मीज, जिन्होंने ये शुरू किया कि सभी की अपनी एक व्यवस्थित सेना होगी, ए परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, एक नियमित नौकरशाही होगी, एंड नेशनल टैक्सेशन, और राष्ट्रीय कर व्यवस्था होगी। एंड स्पेन एंड पोर्टुगल बिगेन टू प्ले रोल इन यूरोप एक्सपेंशन ओवरसीज, और यूरोप का जो व्यापार को लेकर के जो विस्तारवाद की नीति चल रही थी तो उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। यहाँ पर बताया गया है कि स्पेन के द्वारा और पुर्तगाल के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की गई। द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द ट्रम्प ऑफ दीज मोनार्कीज was social changes which had taken place in the 12th and 13th century। 12वीं से 13वीं सदी के दौरान एक महत्वपूर्ण तर्क या कारण के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह के मोनार्क्स या इस तरह के जो तानाशाहों की वजह से कुछ सामाजिक बदलाव अस्तित्व में आए। द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप्स एंड वेसलेज and the slow rate of economic growth had given the first opportunity to kings to increase their control over their powerful and not so powerful subjects। यहाँ पे क्या बताया गया है? डिसोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप्स, यहाँ पर जो लॉर्डशिप का जो सामंती व्यवस्था थी, यानी जो शासकों के द्वारा जो सामंती व्यवस्था समाज की स्थापना की गई थी, तो उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। वैसलेज प्रथा जो यहाँ पर मौजूद थी, वैसलेज प्रथा के अंदर अपने स्वामी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की जाती है, उसके प्रति स्वामी भक्ति को दर्शाया जाता है। एंड द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैड गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और धीरे धीरे करके आर्थिक विकास की दर जो धीरे धीरे करके ऊपर उठ रही थी, तो उसने पहला अवसर प्रदान किया टू किंग्स टू इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर देयर पावरफुल एंड नॉट सो पावरफुल सब्जेक्ट, कि जो उनके शक्तिशाली यानी मुद्दे थे जिन पे उनका नियंत्रण कम था या फिर जिन पे नियंत्रण बहुत अधिक था, उनको और अच्छे तरीके से अपने वो नियंत्रण में ले सकते थे, अपनी देखरेख में ले सकते थे। रूलर्स डिस्पेंस्ड विद द सिस्टम ऑफ फ्यूडल लेवीज फॉर देयर आर्मीज एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री इक्विप्ड विद गन्स एंड सीज आर्टिलरी डायरेक्टली अंडर देयर कंट्रोल। यहाँ ये बताया गया कि शासकों ने क्या किया? एक ऐसी व्यवस्था को लागू किया जिसमें फ्यूडल लेवीज ऑफ देयर आर्मीज, तो उन्होंने सामंती समाज के अंदर कुछ इस तरह के कर आरोपित किए जिसकी वजह से यानी सेना का गठन किया जा सका। एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोफेशनली, और व्यावसायिक तरीके से एक प्रशिक्षण यानी सेना का प्रशिक्षण लागू किया गया, जिसमें गन और आर्टिलरी का प्रशिक्षण उनको जरूर प्रदान किया जाता था, और ये सीधा नियंत्रण में अपने शासक के रहते थे। द रेजिस्टेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसीज क्रम्बल्ड इन द फेस ऑफ द फायर पावर ऑफ द किंग्स, और इस तरह से जो एरिस्टोक्रेसी का एक जगह पर ठहराव था वो राजाओं की शक्ति को मतलब इस तरह की इनके व्यवहार को दर्शा रहा था कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहे थे। इसके अंदर हम चित्र में देखेंगे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड एट ए पिकनिक लेट 16th सेंचुरी, यानी 16वीं सदी के उत्तरार्ध में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं इंग्लैंड के अंदर, उनके विषय में जानकारी दी गई है।
और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होते हुए हम देखेंगे और आसपास में कुछ घोड़े भी खड़े हैं यहाँ पर और सैनिक भी उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्क में बैठ करके मनोरंजन का कार्य कर रहे हों। अब उससे आगे चलते हैं 150 पेज पर। न्यू मोनार्की, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1461 से 1559 में फ्रांस के अंदर नई तानाशाही का उदय हुआ, नए मोनार्क बने। 1474 से 1556 के अंदर स्पेन के अंदर इस तरह की राजशाही का उदय हुआ। 1485 से 1547 में इंग्लैंड के अंदर इस तरह की राजशाही का उदय हुआ। बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, करों के बढ़ने से, मोनार्क्स गोट इनफ रेवेन्यूज टू सपोर्ट लार्जर आर्मीज, इस तरह के शासकों को काफी मात्रा में भू राजस्व प्राप्त हो जाता था जिससे उन्हें मदद मिलती थी बड़ी सेना के खड़े करने में। एंड दस डिफेंडेड एंड एक्सपेंडेड देयर फ्रंटियर्स, और इस तरीके से वह दूसरे का समर्पण करा सकते थे या फिर अपनी सीमाओं को और ज्यादा बढ़ा सकते थे। ओवरकेम इंटरनल रेजिस्टेंस टू रॉयल अथॉरिटी, और शाही सत्ता के प्रति आंतरिक जो मतलब आंतरिक रूप से बसे हुए लोगों को वफादार बना, जबरदस्ती वफादार बना सकते थे। सेंट्रलाइजेशन हाउएवर डिड नॉट अकर विदाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पर केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी ये अस्तित्व में नहीं आती रेजिस्टेंस फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी के द्वारा ये एक बड़ी रुकावट सामने आ रही थी कि इसका केंद्रीकरण देखने में नहीं आ रहा था। ए कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ अपोजिशन टू द मोनार्की वाज द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। सभी तानाशाहों के सामने एक कॉमन क्वेश्चन था, एक सामान्य सा प्रश्न उनके सामने था। इस तरह की परिस्थिति बन रही थी कि जो करारोपण शासकों के द्वारा किया जा रहा था वो उसका अपोजिशन के द्वारा विरोध किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार का विरोध, सभी प्रकार से उसका विरोध करने की कोशिशें की गई थी। इन इंग्लैंड रिबेलियंस अकर्ड एंड वर पुट डाउन इन 1497, 36, 47, 49, 53। यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर इस तरह के जो विद्रोही थे उन्होंने समय समय पर इसका विद्रोह किया। 1497 में, 1536 में, 1547, 1549 और 1553। इन फ्रांस लुइस 11 जिसका शासनकाल 1461 से 83 तक रहा एंड हैड टू रेज ए लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट ड्यूक एंड फ्रांसिस। यहाँ पर इनका एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा। ड्यूक और राजकुमारों के साथ में इसका लंबे समय तक युद्ध चला। लेजर नोबल्स ऑफन मेंबर्स ऑफ लोकल असेंबलीज, यहाँ पर लेजर जो यहाँ पर बताया गया है, नोबल्स कौन होते हैं? राजतंत्रात्मक, राजतंत्र में रहने वाले लोग, अभिजात वर्ग के लोग, खासतौर पर कुलीन वर्ग के लोगों को कहते हैं। तो लेजर जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो प्राय स्थानीय सभाओं का के सदस्य हुआ करते थे। रेजिस्टेड दिस रॉयल असरपेशन ऑफ देयर पावर्स, वे चाहते थे कि शाही सत्ता के द्वारा उनकी शक्तियों को यहीं पर उनके पास रहने दिया जाए। द रिलीजियस वार्स इन द फ्रांस इन 16th सेंचुरी वर इन ए पार्ट ऑफ कंटेस्ट बिटवीन रॉयल प्रिविलेजेस एंड रीजनल लिबर्टीज, और यहाँ पर कुछ धार्मिक युद्ध देखने को मिले जो कि फ्रांस के अंदर 16वीं सदी में अस्तित्व में आए थे। वो शाही विशेषाधिकारों के खिलाफ और स्थानीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छाओं के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में सामने आए। द नोबिलिटी मैनेज्ड ए टैक्टिकल शिफ्ट इन द ऑर्डर टू एंश्योर देयर सर्वाइवल, कुलीन वर्ग के द्वारा इस तरह की नीति का इस्तेमाल इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि वे अपने आप को बचाना चाहते थे, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। फ्रॉम बीइंग अपोनेंट टू न्यू रिजाइम, और विरोधी विचारधारा के साथ साथ कुछ नए जो हैं नए रिजाइम्स देखने को मिले। दे क्विकली ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू लॉयलिस्ट्स, और वे बहुत जल्दी ही इनके वफादार के रूप में रूपांतरित हो गए। इट इज फॉर दिस रीजन दैट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म हैज बीन कॉल्ड ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म, क्योंकि ऐसा तर्क दिया जा रहा था कि जो शाही जो सत्ता है वो उसको मॉडिफाई किया गया है, जो सामंतवाद का ही एक बदला हुआ रूप है या उसका सुधरा हुआ रूप है। प्रिसाइजली द सेम क्लास ऑफ पीपल हु हैड बीन रूलर्स इन द फ्यूडल सिस्टम, और यहाँ पर उसी वर्ग के जो लोग थे सामंती समाज के अंदर, सामंती प्रक्रिया में जो शासक जिस वर्ग से बिलोंग करते थे ये भी उसी वर्ग के लोग थे। द लॉर्ड कंटिन्यूड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल सीन, लॉर्ड ने पूरी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया को, राजनीतिक परिदृश्य को अपने प्रभाव में रखा, नियमित रूप से प्रभाव में रखा। दे वर गिवन परमानेंट पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन्होंने
उन्हें प्रशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से अपनी स्थिति को बरकरार रखा, बट द न्यू रिजाइम्स वर डिफरेंट इन सम इम्पोर्टेंट वेज। लेकिन नए रिजाइम कुछ अर्थों में इनसे अलग थे। द किंग्स वाज नो लॉन्गर एट द एपेक्स ऑफ ए पिरामिड वेयर लॉयल्टी हैड बीन ए मैटर ऑफ पर्सनल डिपेंडेंस एंड ट्रस्ट। यहाँ पे राजा अब पिरामिड के अंदर, यानी शक्ति का बंटवारा जब हम करते हैं तो यहाँ पे केंद्रीकरण उसका देख पाते हैं। पिरामिड क्या होता है कि इसका आधार चौड़ा होता है, जिस तरह से आप त्रिभुज को देखते हैं, ट्रायंगल को, तो त्रिभुज का आधार चौड़ा होता है, ऊपर से उसके सिरे कम होते चले जाते हैं, एक बिंदु पर वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पिरामिड में जो टॉप लेवल हो जो होता है उसको वो स्थिति किसी राजा की होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि राजा अब सर्वोच्च सत्ता के रूप में नहीं था, क्योंकि पिरामिड के अंदर जो पिरामिड जो स्तंभ है उसके द्वारा यहाँ पे जो वफादारी का जो मामला था वह व्यक्तिगत निर्भरता और विश्वास का रह गया था। He was now at the center of an elaborate courtier society and the network of patron-client relationships। और अब वह इसके केंद्र के अंदर, यानी इस तरह की व्यवस्था के केंद्र के अंदर दरबारी समाज और यानी पितृवंशों के और विभिन्न लोगों के बीच में एक कड़ी का कार्य कर रहा था। एंड मोनार्की, ऑल मोनार्की वीक और पावरफुल, सभी तरह के इस तरह के शासक जो कमजोर भी थे, शक्तिशाली भी थे, नीडेड द कोऑपरेशन ऑफ दोज हु कुड कमांड अथॉरिटी, जिसकी भी सत्ता पर अपना नियंत्रण था, उन्हें उन सब की जरूरत थी, वे उसके कोऑपरेशन को चाहते थे। पैट्रोनेज बिकेम द मीन्स ऑफ इंश्योरिंग सच कोऑपरेशन। और ये जो पितृवंशिकता जो है, पैट्रोनेज सिस्टम जो है, ये इस तरह की सहयोग को श्योर कर रहा था या प्रमाणित कर रहा था। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। और आगे देखिए, एंड पैट्रोनेज कुड बी गिवन और ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ मनी। धन के द्वारा इस तरह की सत्ता को या शक्ति को प्रदान भी किया जा सकता था, दिया भी जा सकता था। Therefore, money became an important way in which non-aristocratic elements like merchants and bankers could gain access to the court। यानी न्यायालय की तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कुछ बैंकर्स और कुछ व्यापारी लोग, जो जैसे जो लोग हैं या तो इस तरह के लोग जो हैं वो भी उसे प्रभावित कर सकते थे। और यहाँ पर एक धन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नॉन एरिस्टोक्रेटिक एक तरीका है, धन के द्वारा एक ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकते थे। दे लेंट मनी टू द किंग्स, उन्होंने राजा के नाम पर कुछ उधारी उसको दी। एंड हु यूज्ड इट पे द वेजेस ऑफ सोल्जर्स, जो कि सैनिकों को भत्ते के रूप में राजा के द्वारा दे दिया गया। रूलर्स दस मेड स्पेस ऑफ नॉन फ्यूडल एलिमेंट इन द स्टेट सिस्टम, और इस तरह से शासकों के पास एक ऐसा स्थान आरक्षित हो गया जो कि गैर सामंती तत्व के रूप में राज्य के प्रणाली में स्थापित कर दिया गया था। रूलर्स दस मेड स्पेस यहाँ पे हो गया है। द लेटर हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड वाज टू बी सेव्ड बाय दिस चेंजेस इन द पावर स्ट्रक्चर्स। यानी यहाँ पे फ्रांस के इतिहास के अंदर, जो फ्रांस के इतिहास के उत्तरार्ध में लेटर हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि ये आधुनिकतम परिस्थितियों की बात यहाँ पे हो रही है। इंग्लैंड वाज टू बी सेव्ड बाय दिस चेंजेस इन द पावर स्ट्रक्चर, यहाँ पे शक्ति के ढांचे के अंदर बड़ी तेजी से बदलाव लाया गया और उसका एक निश्चित आकार दिया गया इंग्लैंड और फ्रांस में। इन द रीन ऑफ द चाइल्ड किंग लुइस 12th ऑफ फ्रांस, यहाँ पे एक छोटा बच्चा था, जैसे कि अकबर को एक छोटी अवधि में ही उसको शासक बना दिया गया था, इसी तरह से लुइस 13वें को भी फ्रांस के अंदर, जब वह छोटा बच्चा था उसी समय शासन उसके हाथ में दिया। इन 1614 में ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑफ फ्रेंच कंसल्टेटिव असेंबली, और एक सभा का आयोजन किया गया जो फ्रांस के अंदर इस तरह की आपस में बातचीत करने के लिए एक सभा का गठन किया गया था। एंड नोन एज द एस्टेट जनरल, और इसको एस्टेट जनरल का नाम दिया गया, विथ 3 हाउसेज टू रिप्रेजेंट द 3 एस्टेट। यहाँ पे 3 हाउसेज इसके बनाए गए, 3 वर्ग इसके बनाए गए, और ये तीनों जो वर्ग थे वो 3 एस्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। ऑर्डर्स और इनके वर्ग, इनको हम एस्टेट्स भी बोल सकते हैं, इसके ऑर्डर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह के 3 एस्टेट्स में कौन कौन से वर्ग थे, कौन कौन से वर्ग हैं? क्लर्जी यानी पुजारी वर्ग, नोबिलिटी यानी
कुलीन वर्ग एंड द रेस्ट, और बचा हुआ कृषि वर्ग। आफ्टर दिस इट वाज नॉट समन्ड अगेन फॉर नियरली 2 centuries, और ऐसा इसके बाद में 2 शताब्दियों तक नहीं हुआ, यानी कभी कोई मतलब सभा का आयोजन नहीं किया गया। टिल 1789, यानी 1789 तक ऐसा ही चलता रहा, कोई सभा का आयोजन नहीं किया गया। बिकॉज द किंग्स डिड नॉट वांट टू शेयर पावर द 3 ऑर्डर्स, क्योंकि राजा लोग सत्ता यानी शक्ति का बंटवारा इन 3 वर्गों के अलावा और कहीं पर नहीं करना चाहते थे, या इनकी शक्तियों में कोई भी बदलाव भी नहीं करना चाहते थे। व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड वाज वेरी डिफरेंट, और इस दौरान जो इंग्लैंड के अंदर घटित हुआ बहुत ही अलग था। इवन बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन लोगों की जीत से पहले एंग्लो सैक्सन्स हैड ए ग्रेट काउंसिल, एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी, विच द किंग हैड टू कंसल्ट बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स। शासक के द्वारा जब भी कोई टैक्स लागू किया जाता था तो उससे पहले उसमें कंसल्ट किया जाता था। दिस डेवलप्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द पार्लियामेंट, और ऐसा यह उसी का एक सुधरा हुआ रूप हम आज के पार्लियामेंट के रूप में हम जानते हैं, यानी उस समय इसी को हम पार्लियामेंट मान सकते हैं। विच कंसिस्टेड ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द मेंबर ऑफ विच वर द लॉर्ड्स एंड द क्लर्जी एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड रिप्रेजेंटिंग टाउन एंड रूरल एरियाज। यहाँ पर यह बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड हुआ करता था, मेंबर ऑफ विच वर द लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड के अंदर जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े सामंती समाज, बड़े बड़े खासतौर पे सामंत लोगों को ही बड़े लॉर्ड बनाया जाता था, तो ये उसके सदस्य हुआ करते थे, जिसमें आगे पुजारी वर्ग के बारे में बताया हुआ है। एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स, और इसमें सामान्य लोगों के अंदर ये गांव और शहरों के क्षेत्रों को का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किंग चार्ल्स फर्स्ट रूल फॉर 11 ईयर्स, चार्ल्स फर्स्ट ने 11 साल शासन किया, 1629 से 40 यहाँ पर इनका देखने को मिला। विदाउट कॉलिंग पार्लियामेंट, और उन्होंने इस दौरान संसद को भी एक बार भी नहीं बुलाया। व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू कॉल इट, और वह जोर जबरदस्ती जब इस तरह का इनको बुलावा भेजने लगे, बिकॉज ही नीडेड मनी, क्योंकि उसे धन की जरूरत महसूस हुई। ए सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट डिसाइडेड टू गो वार अगेंस्ट हिम, तो पार्लियामेंट का एक वर्ग जो था या उसका एक हिस्सा उसके खिलाफ युद्ध करना चाहते थे या उससे लड़ना चाहते थे। लेटर एक्सिक्यूटेड हिम एंड एस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक, और लास्ट में उसको खत्म कर दिया गया और वहां पर एक गणराज्य की स्थापना कर दी। दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और ये लंबे समय तक नहीं चला। मोनार्क्स वार रेस्टोर्ड, और उस तरह की राजशाही दोबारा से बनाई गई, बट ऑन द कंडीशन दैट पार्लियामेंट वुड बी कॉल्ड रेगुलरली, लेकिन वो इसी परिस्थिति में लाई गई कि संसद का जो सदन है वो बार बार उसको नियमित रूप से बुलाया जाएगा, या उसका जो सभा का आयोजन होगा वो नियमित रूप से होगा। टुडे फ्रांस एज ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आज के समय में गणराज्य सरकार यहाँ पे फ्रांस के अंदर देखने को मिलती है। इंग्लैंड हैज ए मोनार्की, जबकि इंग्लैंड के अंदर राजशाही या राजतंत्र देखने को मिलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन दैट द हिस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज लुक आफ्टर द 17th सेंचुरी, क्योंकि 17वीं सदी में इन दोनों ही देशों के अंदर इनकी विचारधाराओं के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर था, और ये अपनी अपनी दिशाओं के अंदर ये अलग अलग रूप से पहुंचे हैं, ऐसा इतिहासकारों का मत देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम छोटे क्वेश्चन बनाएंगे, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो जैसे पॉलिटिकल चेंजेस का आपसे पूछा जाता है कि क्या है पॉलिटिकल चेंजेस, तो इसमें आप इसकी हेडिंग बना बना करके इसमें कर सकते हो। सोशल अनरेस्ट का टॉपिक है, और कुछ छोटे क्वेश्चन यहाँ भी दे रखे हैं। इसके अंदर से भी आप छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि 1323 में कि पीजेंट्स का रिवोल्ट है फ्लैंडर्स में हुआ, 1358 में फ्रांस में हुआ, 1381 में इंग्लैंड में हुआ, ऐसे आप बना सकते हैं। और लुइस 11 कहाँ के शासक थे? फ्रांस के। मैक्सिमिलियन कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। और हेनरी सप्तम कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इसाबेल और फर्डिनांड कहाँ के थे? स्पेन के। तो ये चीज़ हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें छोटे क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे। ऊपर वाले ये जो टेबल है इसमें भी छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, और यहाँ ये 3 क्वेश्चन यहाँ भी छोटे क्वेश्चन है, इसके अंदर से भी हम बना सकते हैं। जैसे कि ये चीज बताई गई है कि इंग्लैंड के अंदर काफी बार बार विद्रोह हुआ, तो 1497, 1536, 47, 49 और 53। और यहाँ पर एक लुइस 11 के बारे में जो जानकारी दी गई है कि बहुत ही लंबा संघर्ष राजाओं राजकुमारों के बीच देखने को मिला। यहाँ तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और सभी बच्चे टाइमली ज्वाइन करें
कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछें, और बुक का अरेंजमेंट ज़रूर करें अपनी नोटबुक के अंदर। इसमें इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे संबंधित लिख लें, या आपके नोट्स की तरह हो जाएगा। फिर जैसे कल हमने 14वीं सदी का संकट पढ़ाया था, तो एक लंबा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो सकता है इस तरह का, क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कैथीड्रल टाउन, व्हाट डू यू नो अबाउट कैथीड्रल टाउन, इसके अंदर इसकी जानकारी कंप्लीट मिल जाती है। पिक्चर है, इसको देखने से समझ में आ जाएगा। और ये इसकी जो कांच की खिड़की है वो दिखने में ऐसी होती थी, स्टेन्ड ग्लास बोला जाता था उसे। और यहाँ पे ये 14th सेंचुरी के क्राइसिस हैं, एक एक करके इनके पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका पहला पॉइंट है, यहाँ ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और यहाँ पे ये पांचवा पॉइंट दिख रहा है आपको पेंसिल से, ये छठा पॉइंट है, और ये सातवां है। इस तरह से बनाए हुए हैं। तो बेटा आप ये बताइए, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? क्वेश्चन। अंशु, कनिका, अरिजिता, आप में से कोई भी बता सकता है। प्रियंका, मधु, बताओ बेटा। प्रियंका आप बता सकते हैं बेटा ब्लैक डेथ क्या है? कनिका आप बताइए। अंशु बताओ बेटा। हाँ कनिका आप बताओ। यस, प्लेग्यू एपिडेमिक फैली बिल्कुल थी, उसको बिल्कुल। ब्लैक। ओके बेटा, वेरी गुड। ये एपिडेमिक को बोला जाता है, संक्रामक महामारी थी उस समय, बहुत भारी संख्या में लोग इसमें मारे गए थे। और इसका रीजन क्या था बेटा? रीजन क्या था, क्यों फैली थी प्लेग? सर चूहों की वजह से इसका फैली पूरा थी। नाम है ब्यूबन। किस वजह से बेटा? चूहों की वजह से। चूहों की वजह से, वेरी गुड। क्योंकि ये जहाजों के अंदर सामान के साथ पहुंच गए थे और ये खाद्य पदार्थों को खा रहे थे, जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति उन खाद्य पदार्थों को खाता था तो उसके अंदर ये बीमारी के कीटाणु उसमें चले जाते थे, जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे थे लोग। तो ये समस्या बहुत गंभीर थी और इसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे। इसमें बताया भी गया कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जिनके अंदर 20% के करीब जनसंख्या खत्म हो गई थी, और कुछ स्थान ऐसे भी थे जिनके अंदर 40% जनसंख्या खत्म हो गई थी। तो फिर बहुत बड़ा डाटा प्रस्तुत करती है इस तरह की चुनौती। ठीक है बेटा, यू कैन लीव नाउ। आप रिवाइज करें इसको पढ़ के। और ये आपका लेसन पूरा हो चुका है।